बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मोदी कैबिनेट में मेगा विस्तार की तैयारी हो चुकी है। खबर है कि 43 मंत्री आज शाम 6 बजे शपथ लेंगे। नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, अनुप्रिया पटेल, पशुपति पारस का नाम तय हो चुका है। और इस बीच आपको हम बता दें कि 6 मंत्रियों की छुट्टी हो गई है। कैबिनेट विस्तार से पहले कुल 6 मंत्रियों को हटा दिया गया है। मोदी कैबिनेट से हटाए गए हैं निशंक। हालांकि आपको हम बता दें कि निशंक के बारे में यह कहा जा रहा था कि चूंकि कोरोना के बाद से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए भी वो चाह रहे थे, खुद भी ऐसा चाह रहे थे कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से कि वो मंत्रालय से हटे और उनकी छुट्टी हो गई। संतोष गंगवार को इस बीच हटा दिया गया है। देवोश्री चौधरी को हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल से अब कुछ नए चेहरे जो हैं उनको मौका दिया जाएगा। और जहां तक प्रमोशन की बात है, आपको हम बता दें किन किन लोगों का प्रमोशन होगा। अनुराग ठाकुर का कद बढ़ेगा। मंत्रिमंडल विस्तार में ये एक बड़ी अहम खबर सामने आ रही है कि उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं अनुराग ठाकुर। अभी तक राज्य वित्त मंत्री थे और अब गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का भी प्रमोशन संभव है। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक जी किशन रेड्डी का भी कद बढ़ेगा। साथ ही साथ हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, उनका भी कद बढ़ेगा। तो जिन लोगों का कद बढ़ेगा उनमें पुरुषोत्तम रूपाला भी है जिनका प्रमोशन होना है। साथ ही साथ जी किशन रेड्डी जो मुहर लग चुकी है जिन नामों पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं, इनका प्रमोशन होगा, यानी कि इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही साथ अनुराग ठाकुर, इनका भी प्रमोशन होना है। रमेश पोखरियाल निशंक, जैसा कि हमने आपको बताया कि इनकी छुट्टी हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य बताया जा रहा है, स्वास्थ्य वजह से, स्वास्थ्य कारणों से इनको हटाया गया है। देवोश्री चौधरी, इनको हटाया गया है, इनकी छुट्टी हो चुकी है। लेकिन बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल से अब कुछ नए चेहरे जो हैं उनको लिया जाएगा। इधर सदानंद गौड़ा जो है उनकी भी छुट्टी हो गई है। राज्य में जिस तरह से गतिविधियां चल रही है, हलचल चल रही है, उसके बीच ये खबर, संतोष गंगवार, इनकी भी छुट्टी हो चुकी है। तो आपको हम वो तमाम नाम बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो एक्सक्लूसिव जानकारी है, वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसमें ये नाम बताए गए हैं। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे आपका तारुफ करवा देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी है सीधे पीएम आवास से। इसके अलावा हमारे साथ और भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेपी नड्डा के आवास से। सुजीत झा हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। आनंद पटेल आरसीपी सिंह के यहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हिमांशु, आपके पास आना चाहेंगे। एक बहुत बड़ा फेरबदल इस रीशफल से पहले जो हमने सोचा था कि कैबिनेट विस्तार होगा, उसमें किसका प्रमोशन और किन नए चेहरों को लाया जाएगा, उन सब के बीच ये नए नाम अब सामने आ रहे हैं जिनकी छुट्टी हो चुकी है, जिन्हें हटाया गया है। क्या कुछ जानकारी आपको इसके मद्देनजर अभी फिलहाल, और भी क्या कुछ नाम सामने आना बाकी है या फिर अब तयशुदा सब कुछ हो चुका है? ऐलान किया गया था, पैकेज की घोषणा की गई थी। एक नई परंपरा शुरू। देखिए, संजय धोत्रे, जहां तक मेरी जानकारी है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। वो एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंदर जो है वो राज्य मंत्री थे रविशंकर प्रसाद और निशंक के साथ। तो ये कह सकते हैं कि रमेश पोखरियाल निशंक के साथ साथ जो है उनके राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये मेरी जानकारी है। वो महाराष्ट्र से आते थे। महाराष्ट्र से जिन नए 4 चेहरों को लाया जा रहा है, उसके बाद संजय धोत्रे का इस्तीफा कराया गया है। और साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी बताया था श्वेता, कि जो कैबिनेट का स्वरूप है वो इस बार बहुत डिफरेंट हो रहा है। 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इसमें 23 ऐसे मिनिस्टर हो रहे हैं जो 3 बार से ज्यादा बार जो है लोकसभा के सांसद रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें प्रोफेशनल्स हैं, 13 लॉयर्स, 6 डॉक्टर्स, 5 इंजीनियर, 7 फॉर्मर सिविल सर्वेंट, 46 ऐसे मिनिस्टर होंगे जिनके पास स्टेट्स में मंत्री के रूप में काम करने का अनुभव है। उन्होंने वहां पर अपने आप को जो है प्रशासनिक कामों के अंदर निखारा है। साथ ही साथ इस कैबिनेट का अंदर जो एवरेज है एज का, वो 58 साल है, जिसमें 14 ऐसे मंत्री हैं जो 50 साल से कम है, यानी कि युवाओं को तरजीह दी गई है। और एक एवरेज जो है एज वो 60 साल से नीचे का है। और 11 जो है महिलाओं को मंत्री बनाया गया, जिसमें से 2 कैबिनेट मंत्री हैं। और कास्ट कॉम्बिनेशन को देखें जो है, उसमें 5 माइनॉरिटीज हैं, जिनमें 1 मुस्लिम, 1 सिख, 2 बुद्धिस्ट, 1 क्रिश्चियंस। साथ ही साथ ओबीसी का बहुत बड़ा एक भाग है इस कैबिनेट में। ये कहा जाए कि ये सरकार
जो है ओबीसीज को लेकर, ओबीसीज जो है इस सरकार के फेस है, तो वो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। 27 जो है ओबीसी कास्ट के डिफरेंट स्टेट से वो मंत्री हैं, जिनमें से 5 कैबिनेट रैंक हैं, 8 जो है शेड्यूल्ड ट्राइब, उनको मंत्री बनाया गया है, जिनमें से 3 के पास कैबिनेट रैंक होगा। 12 एससी मिनिस्टर हैं, जिनमें से 2 के पास कैबिनेट मिनिस्टर होगा। यानी कि ये कहा जाए कि सरकार ने जो है कास्ट, कॉम्बिनेशन, सोशल इंजीनियरिंग, अनुभव, युवा, महिलाएं और एक्सपीरियंस, जिनके पास राजनीति का एक्सपीरियंस है, जिनके पास अनुभव है सरकार चलाने का, ऐसे लोगों को भी मंत्रिमंडल में शामिल करके एक इफेक्टिव मंत्रिमंडल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब दिखेगा पहले से ज्यादा। और ये याद कीजिए, 1.25 महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कवायद कर रहे थे, सभी मंत्रियों के मंत्रालयों का उन्होंने रिव्यू भी किया और उसके बाद रिपोर्ट तैयार की, अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उन्होंने चर्चा की। एक लंबे समय से ये पूरा जो है एक तरह से एक्सरसाइज ये चल रही थी और लंबे समय से पर्सनली इसे देखा गया और सभी मंत्रालयों के मंत्री से उनका रिपोर्ट कार्ड का से मांगा गया, जिसके बाद अब रिजल्ट आना शुरू हो गया है। अशोक, आपके पास चलेंगे। जेपी नड्डा के आवास के बाहर से आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। 6 बजे का वक्त है जब ये मंत्रिमंडल विस्तार होना है, लेकिन उससे पहले अब क्या कुछ खबरें आपके पास लेटेस्ट आ रही है इसके मद्देनजर? देखिए, आज जब प्रधानमंत्री ने तमाम जिनको मंत्री बनाया जाना है, जिनका प्रमोशन होना है, और सीनियर मंत्रियों को जब अपने निवास पर बुलाया, और ये कवायद जो है 2014 में जब सरकार फॉर्मेशन हो रहा था उस वक्त भी बुलाई थी। चाय पे उन लोगों को बुलाया गया था जो मंत्री बनने वाले थे, क्योंकि उस टाइम तो सरकार बननी थी। लेकिन इस बार एक्सपेंशन हो रहा है। इस एक्सपेंशन में किनका डिमोशन, किनका प्रमोशन, किनको बनाया जाना है, ये तमाम चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री ने आज खुद एक वहां पे छोटा सा भाषण कहे, उनको संबोधित किया और कहा कि उनको शुभकामनाएं भी दी और ये भी कहा कि अच्छे से काम करना है, हम लोगों को डिलीवर करना है। और खास बात जो प्रधानमंत्री की पुरानी लाइन रहती है हमेशा, चाहे पार्टी की मीटिंग हो या सरकार की मीटिंग हो, उसमें अक्सर वो कहते हैं कि मीडिया से बहुत कम बात करें, बहुत जरूरी हो तभी बात करें। ये बात आज भी प्रधानमंत्री ने इस बैठक में जब बुलाया गया था इन मंत्रियों को या संभावित मंत्रियों को, उनको भी ये बात कही गई। और दूसरी बात यह कि कुछ लोगों को ड्रॉप किया गया, जिसमें मेरी जानकारी के मुताबिक 9 लोगों को ड्रॉप किया जाना है। कुछ लोगों के नाम सामने आ गए हैं, कुछ के सामने आने हैं, कुछ को प्रमोशन दिया गया है। लेकिन जयप्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, उनके घर पर मैं मौजूद हूं। उनकी बड़ी भूमिका थी इस पूरे एक्सपेंशन के अंदर। उनसे सलाह मशुरा करके उनकी राय के मुताबिक ही प्रधानमंत्री ने इस कैबिनेट का एक्सपेंशन किया है। हर मीटिंग में जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा मौजूद थे। जो भी प्राइम मिनिस्टर ने कवायद की, एक्सरसाइज की, चाहे वो ग्रुपों में मीटिंग जब की गई, विश्लेषण किया गया, या उसके बाद कई मंत्रियों के साथ 1-to-1 मीटिंग हुई, जेपी नड्डा उस बैठकों में मौजूद थे। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री साफ तौर पर चलेंगे चित्रा के पास आएंगे। अशोक, आपके पास, चित्रा आपके पास जाना चाहेंगे। अभी जैसा कि अशोक ने भी बताया कि मीडिया से कहा गया है मंत्रियों को कि भाई थोड़ा सा कम बात करें। जाहिर सी बात है कुछ मंत्री कुछ ज्यादा बोल जाते हैं, जो उन्हें नहीं भी बोलना चाहिए उससे ज्यादा वो बोल जाता है कई बार, शायद इसलिए उन्होंने सलाह दी होगी। लेकिन चित्रा देखिए, लगभग 27 ओबीसी और 20 ST/SC, यानी कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है कहीं ना कहीं बेस्ट फॉर्म में सोशल इंजीनियरिंग यहां पर हमें देखने को मिलेगी। श्वेता, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके जरिए देखिए जो चुनावी जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी को जीतने की कोशिश और कवायद है। जिन 25 से ज्यादा ओबीसी चेहरों की बात हो रही है या फिर SC/ST समुदाय को शामिल किया गया है, तो खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र करूंगी। वहां पर हम सब जानते हैं ओबीसी की तादाद कितनी ज्यादा है। और अगर गैर यादव ओबीसी की हम बात करें, चूंकि हम सब जानते हैं कि यादव वोटर ज्यादातर मुलायम सिंह के परिवार के पक्ष में वोट करता है, तो इसी वजह से गैर यादव जो वोटर हैं, गैर यादव ओबीसी वोटरों को अपने पक्ष में करने की बीजेपी की एक कोशिश है। 32% उनकी बहुत बड़ी तादाद है। हालांकि अनुप्रिया पटेल जिस कुर्मी समुदाय से आती हैं 4% उनकी तादाद है, लेकिन अलग अलग जातियों को साथ कर दरअसल इस 32% के खांचे को बीजेपी पूरा करना चाहती है। वहां पर 22% SC/ST समुदाय के लोग हैं जो अब तक मायावती के पक्ष में वोट करते रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद से समीकरण वहां पर पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में बदल गए, चाहे 2014 हो, 17 के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव हो। यहां पर अगर उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र करूं, देखिए
अपना दल से अनुप्रिया पटेल को शामिल किया गया है। खासतौर से पिछड़े चेहरों की अगर मैं जिक्र करूं, बीजेपी से कौशल किशोर जो एससी समुदाय से आते हैं, बीएल वर्मा जो कि ओबीसी हैं, एसपी सिंह बघेल जो कि एससी हैं, अजय मिश्र टेनी ब्राह्मण समुदाय से हैं। यानी कि यहाँ पर अपर कास्ट को भी प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है, जिनकी तादाद ब्राह्मण और ठाकुर सभी को अगर हम मिला ले तो अपर कास्ट उत्तर प्रदेश में आता है तकरीबन 19% के आसपास। तो इस तरह से यूपी जो सबसे बड़ा स्टेट है पूरे देश में, 403 वहां पर लोकसभा विधानसभा की सीटें हैं। 403 विधानसभा में से हम सब जानते हैं 312 सीटें किस तरह से बीजेपी को मिली थी 2017 में, जबकि 325 सीटें एनडीए के खाते में आई थी। 2017 के प्रदर्शन को 6 महीने के बाद होने वाले चुनाव में बीजेपी फिर से दोहराना चाहती है। यही वजह है कि बड़े बड़े चेहरों को उत्तर प्रदेश से लाकर अपने मंत्रिमंडल को सजाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है। बिल्कुल चित्रा, आएंगे चित्रा आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि जेडीयू की तरफ से बात बन गई है। जी हां, जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो बताया ये जा रहा है कि मंत्रिमंडल को लेकर जेडीयू से बात बन गई है, सहमति हो गई है। इसमें एक कैबिनेट मंत्री होगा और 3 राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। आनंद पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं आरसीपी सिंह के आवाज से। आनंद, आपके पास क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल श्वेता, देखिए जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक जो सस्पेंस बना हुआ था कि जेडीयू क्या इस बार शामिल होगा इस राजग की सरकार में, क्योंकि आपको याद दिला दूं कि 2014 में जब सरकार बनी थी, 2017 में, तब 19 में माफ कीजिएगा, तब लगभग शामिल होते होते जेडीयू ने किनारा कर लिया था इस सरकार से। नीतीश कुमार शपथ ग्रहण में भी गए थे, लेकिन आखिरी मौके पे बात नहीं बन पाई थी, क्योंकि जेडीयू लगातार ये कहता रहा कि उसका जो सामाजिक ताना बाना है उसकी पार्टी का, उसमें एक मंत्री पद से काम नहीं चलेगा। लिहाजा इस बार प्रधानमंत्री ने जेडीयू का जो प्रतिनिधित्व है वो काफ़ी बढ़ा दिया है। हमें जो जानकारी मिल रही है पार्टी सूत्रों की तरफ से, उनके मुताबिक आरसीपी सिंह, जिनके आवास पे मैं खड़ा हूं, ये कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। इसके साथ ही 3 मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री भी बनाए जा रहे हैं जेडीयू कोटे से, और ये तीनों ही एक तरह से कह जाए जो बेस है, सोशल बेस है जेडीयू का, उससे आते हैं। इसमें चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, रामनाथ ठाकुर और दिलेश्वर कमेत, ये तीनों जो एमबीसी जो सेक्शन है उससे आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक वोट उनका आधार है उसको साधने की कोशिश की गई है इस रिप्रेजेंटेशन से। और ये कह लिया जाए कि नीतीश कुमार बहुत टफ नेगोशिएटर माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी बात, अपना पक्ष मनवाने में इस बार कामयाब हुए हैं, जिसकी वजह से जेडीयू इस बार सरकार में शामिल नजर आ रही है। बिल्कुल, सुजीत झा भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक टफ नेगोशिएटर के तौर पर हमने देखा है नीतीश कुमार को, और पिछले बार जिस तरह से नाराजगी उन्होंने जाहिर की थी, शामिल भी नहीं हुए थे, लेकिन इस बार खुशी खुशी अब शामिल हो रहे हैं। सुजीत, आपके पास क्या कुछ जानकारी? आरसीपी सिंह के बारे में तो पहले ही सूचना मिल गई थी कि उन्हें जगह मिलेगी मंत्रिमंडल में, लेकिन अब बाकियों को लेकर भी मुहर लग गई। बिल्कुल श्वेता, और ये एक बड़ी उपलब्धि है। सुजीत, आपको रोकना चाहेंगे, हिमांशु के पास कोई बड़ी खबर है? हिमांशु बताएं। हिमांशु बताएं। श्वेता, बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। रतनलाल कटारिया जो एक ऐसी फेस थे बीजेपी के, जो अंबाला से सांसद थे, चौथी बार के सांसद थे, और जल शक्ति और जो है सोशल जस्टिस मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार देख रहे थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और उनकी जगह जिनको हरियाणा से मंत्री बनाया जा रहा है वो है सिरसा से जो है सुनीता दुग्गल, उनको लाया जा रहा है उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट। तो ये कहा जा सकता है कि बड़े चेंज, कास्ट कॉम्बिनेशन, महिलाओं को आगे लाना, यूथ को आगे लाना, ये इस सरकार की प्राथमिकता थी। और इसीलिए देखे तो टेक्नोक्रेट्स भी, और सुनीता दुग्गल आईआरएस रही हैं, पहली बार चुनकर आई, उनको इस सरकार के अंदर जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि रतनलाल कटारिया इस्तीफा देके अब मंत्रिमंडल से बाहर होंगे, और उनकी जगह सुनीता दुग्गल जो पूर्व में आईआरएस है, पहली बार सांसद बनकर आई हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मंत्रिमंडल में जगह मिले। 11 महिलाएं जो हैं इस मंत्रिमंडल में होंगी, जिनमें से 2 कैबिनेट होंगी। तो ये माना जा सकता है सुनीता दुग्गल या तो राज्य मंत्री होंगी या फिर वो स्वतंत्र प्रभार की मंत्री होंगी। लेकिन इतना तय कि रतनलाल कटारिया ने अब इस्तीफा दे दिया है। तो एक तरीके से एक और विकेट जो है वो मोदी सरकार की कैबिनेट से
गिरता हुआ। बिल्कुल, तो बड़ी खबर एक बार फिर से आपको हम बता दें, सिरसा से सुनीता दुग्गल मंत्री अब बनेंगी, ये बताया जा रहा है, और रतनलाल कटारिया जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, रतनलाल कटारिया ने इस्तीफा दे दिया है और सिरसा से सुनीता दुग्गल जो है वो मंत्री बनाई जाएंगी। हम बात करेंगे और जानकारी हम लेंगे, बाकी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुजीत हमारे साथ बने हुए हैं। सुजीत, हम जानना चाह रहे थे वहां के समीकरण के बारे में। साफ है अब तक परमिटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो अब साफ हो चुका है। दलित, ओबीसी, महिलाओं और खास करके जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें ही मौका दिया जाना है। बहुत स्पष्ट है सब कुछ। बिल्कुल, आप देखेंगे कि इस बार जो 5 मंत्री बनाए जा रहे हैं उसमें अति पिछड़ा और दलित का कॉम्बिनेशन रखा गया है। जो 5 नए मंत्री बनाए जा रहे हैं बिहार से, 4 जिसमें जेडीयू के हैं और 1 एलजेपी से जो कि पशुपति कुमार पारस है। इससे पहले का आप कॉम्बिनेशन देखें तो 2019 में जो बीजेपी की तरफ से जो मंत्री बनाए गए थे उसमें 5 में से 4 अपर कास्ट के थे, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ और ये भूमिहार, ये लोग पहले से मंत्री हैं। तो जेडीयू के खाते में जो वो चाहता था जेडीयू कि अति पिछड़ा उनका खास वोट बैंक है, और अति पिछड़ा से आप देख सकते हैं कि 3 लोग मंत्री बनाए जा रहे हैं। दलित की बात करें तो पशुपति कुमार पारस दलित कोटे से हैं। ये दोनों सेगमेंट जो है वो जेडीयू के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और इस तरह से आप देखेंगे तो मतदाताओं का जो एक तरह से जो सामाजिक समीकरण है बिहार में, उसमें लगभग 70% मतदाता इससे कवर हो जाते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेडीयू के लिए ये कितनी बड़ी सुकून की बात है, क्योंकि वो जो चाहते थे, क्योंकि 2019 में जब एक मंत्री को शपथ लेने की बात हुई थी प्रतीकात्मक रूप से, तब नीतीश कुमार ने मना कर दिया था। उस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, लेकिन इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह, और उन्होंने बातचीत की है और उसके आधार पर उन्हें तो कैबिनेट मिला है, और खासतौर पर उन्हें जो है वो बीजेपी के साथ बेहतर तालमेल की वजह से कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है। बिल्कुल, हिमांशु के पास चलेंगे सुजीत। अब हिमांशु, इस बार की जो लिस्ट आई है, इस बार जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसमें नई लिस्ट में जो चेहरे सामने आ रहे हैं वो टेक्नोक्रेट्स जो हैं उन्हें मौका दिया जा रहा है। साथ ही साथ देखिए, जिस बात का ध्यान दिया है इस लिस्ट में, टेक्नोक्रेट्स को मौका दिया जा रहा है, साथ ही साथ उच्च शिक्षा पर भी, यानी कि वो वेल एजुकेटेड हो, इस बात का भी ख्याल रखा गया है, ताकि और अपने राज्य में अगर उन्होंने अपने इलाके में बेहतर काम किया है, अपने राज्य में अपने एरिया में बेहतर काम किया है, तो इस बात पर भी जोर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि टेक्नोक्रेट्स को हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्राथमिकता देते हैं। वो जानते हैं कि टेक्नोक्रेट्स के पास जो आइडियाज होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उनको जमीन पर अगर उतारा जाएगा तो आम आदमी को उससे बहुत भला होता है। और हमेशा आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर जो है यूनिक आइडियाज के साथ काम करते हैं, तो वो टेक्नोक्रेट्स पे भी भरोसा करते हैं, प्रशासनिक अनुभव पे भी भरोसा करते हैं, और इसीलिए हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड लोगों को आप हमेशा प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द देखेंगे, चाहे वो उनके एडवाइजर्स हों या मंत्रिमंडल के अंदर हों। और इसीलिए इस बार भी उनका सबसे बड़ा अगर उनका फोकस रहा तो वो हाईली एजुकेटेड टेक्नोक्रेट्स और अनुभव, जो प्रशासनिक अनुभव है, यानी कि 7 सिविल सर्वेंट्स को उन्होंने इस कैबिनेट में जगह दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि राजनीतिज्ञ के साथ अनुभव, हाईली एजुकेटेड हो, प्रोफेशनल्स हो, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, MBAs किए हुए हैं, इंजीनियर्स हैं, ये भी उनकी कैबिनेट में हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रोफेशनल्स को भी राजनीति के साथ जोड़कर जो है वो आम जनता की भलाई में कैसे तेजी से काम किया जा सकता है, कैसे आम जनता को उनको बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी की जाए, इसको लेकर टेक्नोक्रेट्स के साथ साथ वो प्रोफेशनल्स को भी आगे लेके चलते हैं। और यही कारण है कि इस पूरी कैबिनेट में उनका बड़ा फोकस जो है हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, टेक्नोक्रेट्स और जो है सिविल सर्वेंट्स पे भी रहा है। बिल्कुल, साथ ही अशोक और है श्वेता। बिल्कुल बिल्कुल, बताएं श्वेता, एक बड़ी खबर। जी जी बताएं। श्वेता, प्रताप सारंगी हैं, MOS हैं, MSME में MOS थे प्रताप सारंगी, उनका रिजाइन हो गया है, ये मेरी जानकारी है। उनकी जगह जो है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से न्यू मिनिस्टर हैं विशेश्वर टंडू, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। आदिवासी हैं,
उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। तो ये एक ऐसी जानकारी की प्रताप सारंगी एमएसएमई के एमओएस थे, जिनके लिए ये कहा जाता था कि उनको इसलिए लाया गया था, वो सादगी के प्रतीक थे, लेकिन एमएसएमई में जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा, उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया है और उनकी जगह जो है विश्वेश्वर टुडू जो आदिवासी फेस हैं उनको लाया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि बड़े बदलाव किए गए हैं और ये मैं कह दूं एक पुराना विज्ञापन है, इस बार सब कुछ बदल डालेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सब कुछ बदल डाला जो उनकी स्पीड और उनके काम के साथ बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, कैबिनेट से हट सकते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, आपको बता दें डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाया जा सकता है, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरह से लगातार हिमांशु भी हमें बता रहे हैं कि किस तरह से एक एक करके हमें ये खबरें जानकारी मिल रही है और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमांशु, इसके मद्देनजर आपके पास कोई जानकारी, कोई इनपुट? देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है, अभी तक डॉक्टर हर्षवर्धन का भी इस्तीफा होने जा रहा है, यानी कि हो चुका होगा। वो अपना इस्तीफा जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज चुके हैं और यहां से सीधा राष्ट्रपति भवन जाएगा। यानी कि कोविड काल में जिस तरीके का मैनेजमेंट डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया, उससे प्रधानमंत्री जो है वो जो है सहमत नहीं थे, उनके कामकाज से वो खुश नहीं थे, इसीलिए डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा किया जा रहा है। आप ध्यान रखिए, 2014 में जब ये सरकार बनी थी, डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है वो स्वास्थ्य मंत्री का बनाया गया था और उनके साथ साथ उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी बनाया गया था। लेकिन क्लैरिटी चाहेंगे हिमांशु, एक सेकंड आपसे क्लैरिटी चाहेंगे कि क्या डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह जेपी नड्डा को बनाया गया था स्वास्थ्य मंत्री। बिल्कुल हिमांशु, आपसे क्लैरिटी चाहेंगे कि क्या डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाया जा रहा है या फिर उनका विभाग बदला जा रहा है, इस बात को लेकर क्लैरिटी चाहेंगे। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, उनका इस्तीफा लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक का जो है उसके हिसाब से उनका इस्तीफा हो सकता है। ये एक बड़ी जानकारी है हमारे पास आज तक के दर्शकों के लिए। लेकिन क्या उनका विभाग बदला गया? स्वास्थ्य मंत्रालय से कोई और विभाग उन्हें दिया जाएगा या फिर उन्हें हटा दिया गया है कैबिनेट से? देखिए, ये जरूर है कि डॉक्टर हर्षवर्धन पे गाज गिरेगी, उनका इस्तीफा भी हो सकता है और उनका विभाग भी बदला जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है, प्रधानमंत्री उनके जो कामकाज है कोविड की पहली लहर और दूसरी लहर में, उससे खुश नहीं है। उनके काम करने के तरीकों से वो खुश नहीं रहे। जिस तरीके से एकाएक हाहाकार मचा देश में कोविड की दूसरी लहर में, और स्वास्थ्य मंत्री ने नवंबर में कह दिया था कि कोविड खत्म हो गया है, बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। उसके बाद जो दूसरी लहर आई वो पहली लहर से ज्यादा खतरनाक थी और लोगों को जान माल का नुकसान भी उठा और लोगों के अंदर एक तरीके का डर था कोविड को लेकर, जिसमें मैनेजमेंट जो था स्वास्थ्य मंत्रालय का वो चरमरा गया था। और प्रधानमंत्री ने अंत में कमान ली, उन्होंने डॉक्टरों से बात की, उन्होंने ऑक्सीजन सप्लायर से बात की और साथ ही साथ वो हॉस्पिटल्स के ऑनर से बात करते रहे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ उन्होंने बात की। एंड में दूसरी लहर में प्रधानमंत्री ने कमान संभाली थी, अगर हम सब ने देखा हो, लगातार वो मीटिंग्स करते रहे दूसरी लहर में, क्योंकि हर्षवर्धन के कामकाज से वो खुश नहीं थे। बिल्कुल, चित्रा के पास चलेंगे, पीएम आवास से लगातार बनी हुई है। चित्रा, आपके पास कोई जानकारी, क्योंकि जब लगातार जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसमें एक चीज बहुत ही साफ है, बहुत क्लैरिटी के साथ है कि किसी को भी ऐसे को जो कि ठीक तरीके से अपने मंत्रालय को नहीं संभाल पाया है या ठीक तरीके से काम नहीं कर पाया है, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो हाईली प्रोफेशनल है सिर्फ उन्हें रखा जाएगा। सीधी सी बात, सीधा संकेत। और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी था। हम सब ने देखा कोरोना के काल में किस तरह से देश विवश नजर आया, खासतौर से जब दूसरी लहर सामने आई थी, और वो तस्वीरें आज भी विचलित करती हैं जैसे ही हम पीछे मुड़कर देखते हैं। यकीनन उससे बाहर कैसे निकला जाए ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देश के अस्पताल जो खुद ही ऐसी स्थिति में थे, जो बीमार थे, जिनको ठीक किए जाने की जरूरत थी, अगर उसकी जिम्मेदारी जिन कंधों पर थी वही उन चीजों से मुकरता हुआ दिखाई दे तो यकीनन उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही थी। पहले से ये माना भी जा रहा था और इसी वजह से डॉक्टर हर्षवर्धन को लेकर इस तरह की खबर निकल
लेकर सामने आई है और बहुत ज्यादा जरूरी भी हो गया था, क्योंकि उसकी वजह से किरकिरी भी मोदी सरकार को उठानी पड़ी थी। यही कारण है कि इसमें एक बड़ा फेरबदल, लेकिन नया स्वास्थ्य मंत्री किसको बनाया जाएगा ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, कुल मिलाकर आज के इस कैबिनेट रिशफल के जरिए, इस फेरबदल के जरिए जो बड़ा और संदेश संकेत देने की कोशिश है वो ये कि हमारे युवा चेहरे होंगे, नए तेवर, नए कलेवर, नए ऊर्जा, उत्साह, उमंग के साथ हम लोगों के बीच जाएंगे। हमारे बीच अब की बार ओबीसी सरकार, यानी कि जो पिछड़ों की आवाज है उसको और ज्यादा बुलंद करने की कोशिश की जाएगी। जो दबे कुचले गरीब है उनकी आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा। इसी वजह से उसके प्रतिनिधित्व को ज्यादा यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। SC ST को खासा तवज्जो दी जा रही है। इसी के साथ जो ऊंची जातियां हैं उनको भी साथ में लेकर चलने की ये कवायद है। तो एक तीर से कई निशाने आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी टीम की ओर से करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन का तो हम जिक्र कर ही रहे हैं। पहले से तय माना जा रहा था जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी, और यकीनन मौजूदा वक्त में ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। देखिए, वो कोई भी मंत्री हो, कितना भी बड़ा प्रोफाइल रखता हो, अगर वो काम नहीं करता, अगर वो डिलीवर नहीं करता है तो यकीनन उसके खिलाफ इस तरह की स्थिति बन सकती थी, जैसा कि खबरें डॉक्टर हर्षवर्धन को लेकर सामने आ रही हैं। लेकिन इसी के साथ बिहार पर भी नजर डालनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है हमारे लिए। श्वेता, हम सब जानते हैं 2024 के पहले 16 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2024 में लोकसभा को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी की पूरी टीम को आगे बढ़ना है। तो आज के इस फेरबदल के जरिए पुरानी जो दिक्कतें, जो दाग लगे थे, उनको धोने की कोशिश होगी, क्योंकि आपको काफी तेजी से काम करना होगा। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक्शन होता है, जो एक्ट होता है, वो कितनी तेजी से होता है, लेकिन उनके साथ चलने वाले लोग भी क्या कदम से कदम मिलाकर उसी तरीके से चल पा रहे हैं? ऐसा नहीं था। कई ऐसे मंत्रियों के जरिए इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही थी। बिल्कुल आएंगे चित्रा आपके पास। हिमांशु के पास एक और जानकारी है। जी हिमांशु, बताएं। देखिए, जो कयास लगाए जा रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे के, उस पर यह जानकारी आई है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि मीनाक्षी लेखी को जो है इस कैबिनेट विस्तार में जगह मिल रही है मंत्रिमंडल में, तो डॉक्टर हर्षवर्धन का भी इस्तीफा हो गया है। मैं जो बात कह रहा था कि उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2014 में भी उनको जब पहली बार सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनको स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन नवंबर में जब कैबिनेट रीसफल हुआ था तो उनकी जगह जेपी नड्डा, जो वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। और 2019 में हर्षवर्धन को एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई। लेकिन इस कोविड के अंदर जिस तरीके का मैनेजमेंट डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से किया गया, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए उनको भी इस्तीफा देना पड़ रहा है। यानी कि अब कैबिनेट में जगह नहीं उनकी, और अब बदलाव की भी कोई गुंजाइश नहीं कि कोई और विभाग उन्हें दिया जाएगा। इसके बाबत कोई जानकारी हिमांशु? देखिए, ये तो जानकारी हो गई है कि स्वास्थ्य मंत्रालय से उनका इस्तीफा हो गया है। अब ये माना जा सकता है कि अगर वो स्वास्थ्य मंत्रालय उन्होंने इस्तीफा दिया है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, जो उनके पास एडिशनल चार्ज के तौर पे थी, वहां से भी वो नहीं रहेंगे अब मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद। तो दो मंत्रालय खाली हुए हैं, स्वास्थ्य और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर ऑप्शन के तौर पर देखा जाए तो अगर डॉक्टर हर्षवर्धन जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनकी छुट्टी हो गई है एक तरीके से, तो स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे मिल सकती है? देखिए, ये एक अलग विषय है। मैंने अभी भी बोला श्वेता, ये प्रधानमंत्री जो है ओथ स्वेरन के बाद जो है तय करते हैं किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट देना है और किस में काम करने की कौन सी एबिलिटीज है, किस मंत्रालय के कामकाज में किसकी एक्सपर्टीज है। ये सारी चीजें देखने के बाद जो है मंत्रिमंडल के अंदर विभागों का जो है बंटवारा होता है। लेकिन इतना जरूर है, शाम को मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा और नए मंत्रियों की शपथ ग्रहण हो जाएगी तो उसके लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर ये क्लियर हो जाएगा किस मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी और किस मंत्रालय का विभाग दिया जा रहा है। बिल्कुल, और इन सब के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस्तीफा अपना दे दिया है। अब स्वास्थ्य मंत्री वो नहीं रहेंगे, लेकिन अब देखना होगा कि अगला स्वास्थ्य मंत्री देश का कौन होगा। इस बीच जैसा कि हिमांशु बता रहे थे कि प्रधानमंत्री उनसे खुश नहीं थे, जो उन्होंने पिछले दौर में जो कामकाज उन्होंने किया है, खास करके कोविड पीरियड में। यहां पर अशोक, आपसे हम जानना चाहेंगे, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात, इन चारों राज्यों पर विशेष करके फोकस किया गया है। ऐसे में खास करके अगर उत्तर प्रदेश और गुजरात की बात करें तो आने वाले
साल में जो है वहां पर चुनाव भी होने वाले हैं। इसके अलावा इन तमाम चीजों को वहां भी देखा जा रहा है और वहां से लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़े, इसको भी पूरा ख्याल रखा गया है। बिल्कुल श्वेता, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक्सपेंशन किया है उसमें तमाम जातीय, राजनीतिक और वहां के चुनाव जो होने वाले हैं उन सबको देखते हुए ही किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ कि ऐसे टैलेंटेड लोग आए जो परफॉर्म कर सके, जो डिलीवर कर सके, उन सबको भी देखा गया है। युवाओं का कॉम्बिनेशन है, महिलाओं का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात कही जाती है कि बार बार वो एक्सपेंशन नहीं करते, बहुत कम होता है, और ये 2 साल के बाद पहला एक्सपेंशन हो रहा है। इसीलिए वो चाहते हैं कि 2024 तो सामने है ही, इसके अलावा जो विधानसभा के चुनाव होने हैं अभी 5 राज्यों में, उनको देखते हुए भी एक एक्सपेंशन किया गया है। दूसरा, कुछ ओवरबर्डन थे कुछ मंत्रालय, कुछ मंत्री, उनका भार हल्का करना था, तो तमाम चीजों को देखते हुए ये एक्सपेंशन किया गया है। जहां तक गुजरात, उत्तर प्रदेश या पंजाब या हरियाणा, बाकी जगह से भी फेरबदल किया गया है। जैसे हरियाणा में फेरबदल किया गया है, तो वहां पे जो अंडर परफॉर्म थे उनको हटा दिया गया है, नए लोगों को मौका दिया गया है। तो परफॉर्मेंस जिनकी अच्छी नहीं थी उनको हटाया गया, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी उनको प्रमोट किया गया। और जहां पर जातीय समीकरणों को देखते हुए और जहां पे चुनाव है, वो तमाम इक्वेशंस को देखते हुए ये एक्सपेंशन किया जा रहा है। और तमाम जो तरीके से जो एक टारगेट है वो डिलीवरी की तरफ है कि परफॉर्मेंस अच्छी हो, डिलीवरी दी जाए, वो तमाम उसको देखते हुए ये एक्सपेंशन किया गया श्वेता। और प्रधानमंत्री की खासियत ही यही है कि डिलीवरी की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और आज जो बैठक हुई थी प्रधानमंत्री निवास पर, उसमें भी प्रधानमंत्री ने डिलीवरी, परफॉर्मेंस, इन तमाम चीजों की तरफ ज्यादा फोकस किया और उन लोगों को यही मैसेज दिया कि आप लोगों को बेहतर काम करना होगा, ताकि जनता के बीच जाकर के एक मैसेज चला जाए कि हमारी सरकार लोगों के लिए काम करती है, लोगों के लिए बेहतरी कैसे की जाए, लोगों के लिए बिल्कुल, और इस बात पर पूरा ध्यान रखा गया है। चलेंगे, बिल्कुल आएंगे अशोक आपके पास, चलेंगे चित्रा के पास। चित्रा, यहाँ पर लगातार जो हम देख रहे हैं, खास करके हमें देखना होगा, हालांकि अभी कोई पुख्ता तौर पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं जब तक कैबिनेट रिशफल पूरी तरह से नहीं हो जाता है और शपथ नहीं ले लेते मंत्री, कि उत्तर प्रदेश चूंकि चुनावी राज्य है, तो जाहिर से तौर पर वहां पर ब्राह्मण चेहरा कौन होने वाला है, दलित चेहरा कौन होने वाला है, अनुप्रिया पटेल, उन पर नजर होगी कि उनको क्या मिलता है। साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर का काट कौन होगा और किस तरह से उसको लेकर रणनीति बनेगी, यह भी विशेषकर देखने वाली बात होगी। देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ओम प्रकाश राजभर का कार्ड कौन होगा, लेकिन फिर मैं जैसा कि आपको बताऊं, आज के इस रिशफल के जरिए अब की बार ओबीसी की सरकार बताने की कोशिश मोदी सरकार की ओर से की गई है कि पिछड़े वर्ग को पूरा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, एससी एसटी को पूरा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। एक बार फिर से चूंकि यूपी का आप जिक्र कर रही हैं, मैं बता देती हूँ, अनुप्रिया पटेल ओबीसी चेहरा है, लेकिन खासतौर से जिस कुर्मी जाति पर उनका प्रभुत्व है 4% के आसपास ही है। लेकिन आपको बताते चले, बुंदेलखंड का एरिया हो, पूर्वांचल हो या फिर अवध हो, कुर्मी ये जो जाति है उसका काफी ज्यादा बहुल है। कई सीटों पर हार जीत ये जाति तय करती है। इस वजह से अनुप्रिया पटेल का मोदी सरकार पार्ट 2 में शामिल किया जाना अपने आप में काफी ज्यादा अहम, हालांकि पार्ट 1 का भी वो हिस्सा रही थी। इसके अलावा बीजेपी से कौशल किशोर, देखिए कई बार अपनी ही सरकार के खिलाफ वो मुखर होकर आवाज बुलंद करते रहे हैं, लेकिन वो एससी चेहरा है, उनके जरिए भी बड़ा मैसेज इस समुदाय को देने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है। बीएल वर्मा ओबीसी चेहरा है और बीएल वर्मा 2020 में उनको राज्यसभा के लिए चुना गया, बीजेपी का काफी अहम चेहरा, और उनके जरिए ओबीसी को बड़ा मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से। एसपी सिंह बघेल एससी चेहरा है, उनको भी लाया गया है। अजय मिश्र टेनी, ये ब्राह्मण चेहरा है, उत्तर प्रदेश से इनको लेकर आया गया है, ताकि ब्राह्मण की जो कथित नाराजगी कही जा रही थी पिछले दिनों, हम सब ने देखा किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता को भी शामिल कराया गया ब्राह्मण चेहरे के तौर पर, तो ब्राह्मणों को भी संतुष्ट करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। कुल मिलाकर बात वहीं पर आकर रुक जाती है। प्रधानमंत्री की वो पुरानी बात हालांकि कही तो किसी और संदर्भ में गई थी, लेकिन कैबिनेट विस्तार पर सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इसी के जरिए आगे बढ़ना है। और देखिए, इसको समझने की कोशिश श्वेता इस रूप में की जानी है, इस समय कोरोना काल के बाद की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। पहले में और आज में बहुत ज्यादा फर्क है। आज एक तरफ महंगाई एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको कम करना मोदी सरकार किस तरह से आगे बढ़ेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है जो आम जनता जानना चाहती है। दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बार बार खबरें सामने आती हैं कि वो स्थिति पैदा हो सकती है अक्टूबर नवंबर में, तो उसके जरिए आपको अच्छे अस्पताल दुरुस्त
दुरुस्त करने होंगे, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा कम समय में। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि स्वास्थ्य मंत्री जो भी रहे, डॉक्टर हर्षवर्धन इस मोर्चे पर नाकामयाब रहे, इस बात को स्वीकार करना होगा, खुद उनको भी स्वीकार करना चाहिए इस बात को, क्योंकि हम सब ने देखा था किस तरह की बेबसी वाली तस्वीरें सामने आती थी और वो तस्वीरें आंखें भर देती थी। यही कारण है कि स्वास्थ्य मंत्रालय, ये इसको गाज गिरना कहते हैं कि वो उनसे ले लिया गया, लेकिन अब किसको दिया जाता है, क्योंकि कोरोना से निपटना एक बड़ी चुनौती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो अभी नहीं जाने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधाएं पहुंच पाए। अस्पताल में अगर हमें टेस्ट करवाना हो तो उसके लिए हमें घंटों लाइनों में नहीं खड़ा रहना पड़े, तो ये एक बड़ी चुनौती है। देखिए, दो अहम मंत्रालय, पहला मानव संसाधन विकास मंत्रालय किसको दिया जाता है, ये महत्वपूर्ण सवाल है, और दूसरा स्वास्थ्य मंत्री देश का किसको बनाया जाता है, ये भी देखना होगा। बिल्कुल, और इन सबके लिए चित्रा, बिल्कुल इन सबके लिए चित्रा इंतजार करना होगा। बिल्कुल, लेकिन जेडीयू को लेकर जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, वो लगभग सुजीत जो है वो अब क्लियर हो गई है। एक कैबिनेट, 3 राज्य मंत्री, इसको लेकर जो नाम अब सामने आए हैं, जाहिर सी बात है यहां पर भी दिख रहा है जो जातिगत समीकरण हर बार चुनाव में हमें बिहार में देखने को मिला है, वो इस बार इस कैबिनेट रिशफल में भी हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल श्वेता, इस बार जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें स्पष्ट है कि आरसीपी सिंह जो कि कुर्मी जाति से आते हैं, वो भी पिछड़ी ओबीसी हैं। बाकी जो 3 हैं वो अति पिछड़ा जाति से आते हैं। तीनों जो स्टेट मिनिस्टर जो बनाए जा रहे हैं, दिलकेश्वर कामत जो कि सुपौल से जीतते हैं, वहां से वो आ रहे हैं। चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो कि जहानाबाद के हैं, और रामनाथ ठाकुर, सबसे महत्वपूर्ण बात कि कर्पूरी ठाकुर के ये बेटे हैं जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे और पिछड़ों के बहुत बड़े नेता थे वो। तो रामनाथ ठाकुर राज्यसभा के सांसद हैं, उन्हें भी, उनका भी नाम आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो पिछड़ों का पूरा जो ये सेगमेंट है, इस पर जेडीयू ने अपनी नजर जमा ली है। और एक अगर बात करें पशुपति कुमार पारस की, तो वो दलित है, हालांकि एलजेपी से आते हैं, लेकिन एक पूरा कॉम्बिनेशन जो चाहता था जेडीयू के अति पिछड़ा और बीच में आपसे इसी में सवाल करना चाहूंगी। पशुपति पारस का आपने नाम लिया, इस बीच खबर ये भी आई थी कि चिराग पासवान ने ये कहा कि अगर उन्हें उनके चाचा को मंत्री बनाया जाता है, कैबिनेट में जगह मिलती है, तो वो तो कोर्ट जाएंगे। ये भी बीच में खबर आई। बिल्कुल बिल्कुल सही खबर है ये, और चिराग पासवान इसको लेकर काफी आक्रोशित भी है। और जिस तरीके से उनका कहना है कि हक को छीना गया, क्योंकि रामविलास पासवान इस सरकार में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, और उनके बाद किसी का हक बनता है तो उनके मुताबिक चिराग पासवान का होना चाहिए। लेकिन इस बीच में जो पार्टी में तोड़फोड़ हुई और पशुपति कुमार पारस अब मंत्री की लिस्ट में शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि मेरी हकमारी हुई है, और इसको लेकर वो आशीर्वाद यात्रा पर भी निकले हुए हैं और जगह जगह पर लोगों को ये बता रहे हैं कि मेरे साथ किस तरह का अन्याय हुआ है। खैर, लेकिन इसके पीछे की कहानी हम सुनाने जाएं तो काफी लंबी हो जाएगी। विधानसभा का जो चुनाव हुआ था और उस समय के किस तरह की बात हुई थी, तो कुल मिलाकर ये पूरा निचोड़, अगर पशुपति कुमार पारस अगर मंत्री बनाए जा रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नाराजगी है चिराग के प्रति। और चिराग ने जो बिल्कुल, और इसी बात को लेकर वो दोषारोपण हमेशा जेडीयू पर लगाते रहे हैं कि जो कुछ भी जेडीयू में हुआ है वो दरअसल नीतीश कुमार की वजह से हुआ है। अशोक, आपके पास आते हुए यहां पर अगर हम बात करें, क्योंकि अब स्टेट वाइज हम बात कर रहे थे, चित्रा से हमने जाना उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि वो भी चुनावी राज्य है, जाहिर सी बात है। पश्चिम बंगाल चुनावी राज्य नहीं है, लेकिन वहां पर अब भी ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देते रहना है, और इसीलिए शायद वहां पर देबोश्री चौधरी को वहां से उनकी छुट्टी कराई गई, और अब कोशिश की जा रही है कि कुछ जो नए चेहरे हैं, जो युवा चेहरे हैं, जो वहां पर धमक और पकड़ रखते हैं, उनको मौका मिले। बिल्कुल कोई दो राय नहीं, क्योंकि बंगाल में स्कोप है बीजेपी के लिए। बीजेपी इस बार भी उम्मीद कर रही थी कि उनकी सरकार बनेगी, लेकिन नहीं बन पाई। लेकिन कहां से कहां बीजेपी पहुंची, तो बीजेपी का निशाना अगला चुनाव है। और अभी से देखिए, बीजेपी खुद इतनी एक्टिव हो गई है। पिछली बार जगत प्रकाश नड्डा खुद पार्टी प्रेसिडेंट वहां जाके धरने में बैठे थे। ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद जो पोस्ट पोल अलायंस जो वायलेंस हुआ था उसको लेकर के, तो बीजेपी बंगाल को पकड़े रखना चाहती है। इसी वजह से पूरा टारगेट है बंगाल, और वहां पे रद्दोबदल किया जा रहा है, वहां से कुछ मंत्रियों को ड्रॉप किया जा रहा है, नए चेहरों को लाया जा रहा है, ताकि बीजेपी वहां अग्रेसिवली पूरा पॉलिटिकली वहां पे आगे ले जा सके चीजों को। तो उसी वजह से बीजेपी की कोशिश यही है कि आगे, अभी नहीं तो आगे बीजेपी सरकार बना सकती है, क्योंकि इस बार काफी उम्मीद थी, और उसी रणनीति के साथ बीजेपी काम कर रही है।
क्योंकि उनको लग रहा है कि अब वहां पर बीजेपी ही एक विकल्प है। ममता बनर्जी के बाद वामपंथी पार्टियां खत्म हो गई, कांग्रेस खत्म हो गई, जो परफॉर्मेंस रहा, इसीलिए बीजेपी बंगाल पे पूरा शिकंजा कैसे रखना चाहती है, वहां के राजनीतिक हालात पर पकड़ बनाए रखना चाहती है। तो जो भी वहां पे रद्दोबदल किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो उसी मोटिव के साथ, उसी एजेंडे के साथ किए जा रहा है कि आगामी जो अभी तो चुनाव बहुत दूर हैं, लेकिन पॉलिटिकली वहां पे पूरा मोमेंटम बनाए रखना चाहती है बीजेपी, और कहीं भी कोई लूज या ढील नहीं देना चाहती है वहां के हालात को देखते हुए। बिल्कुल। और चित्रा, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, पश्चिम बंगाल की तो बात की, लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करें, नारायण राणे, उनके कद और उनकी जो पकड़ है वहां पर महाराष्ट्र की राजनीति में, उसे देखते हुए जाहिर सी बात है उन्हें यहां पर जगह देना और उसके साथ ही साथ वहां एक नए समीकरण को साधने की कोशिश। हालांकि इस बीच देखिए 2 दिन पहले आपने भी खबर पढ़ी होगी, हमने भी खबर पढ़ी थी कि वहां पर ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ ना कुछ पक रहा है शिवसेना और बीजेपी के बीच, लेकिन उद्धव ठाकरे सामने आकर कह चुके कि भैया 30 साल में अब कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। लेकिन अब ये जो कवायद चल रही है, इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कुछ हो सकता है वहां पर? देखिए, इस बात को समझना होगा श्वेता, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है सीटों के लिहाज से, खासतौर से तो 80 सीटें जहां लोकसभा के हैं, तो 48 सीटें महाराष्ट्र की आती हैं लोकसभा में। वहीं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर की पार्टी थी जब शिवसेना के साथ मिलकर उसने चुनाव लड़ा था। उसके बावजूद शिवसेना ने मुख्यमंत्री के नाम पर अपना गठबंधन तोड़कर और बाकी कांग्रेस एनसीपी के साथ अपना साथ जोड़ दिया। लेकिन बीजेपी को वहां पर बहुत ज्यादा संभावनाएं लगती है। नारायण राणे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, एक बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं और उनके जरिए महाराष्ट्र की राजनीति को साधने की एक कोशिश, कवायद भारतीय जनता पार्टी की है। देखिए, कभी भी बीजेपी को लगता है कि वहां पर पासा पलट सकता है और बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। इस तरह की कोशिशों में लगातार लगी रही, जैसा कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए उसने कामयाबी हासिल की, जब 22 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी तोड़कर वो सीधे बीजेपी का हिस्सा बन जाते हैं और बीजेपी की सरकार बन जाती है मध्य प्रदेश के भीतर। तो उस तरह की स्थिति महाराष्ट्र में, हालांकि शिवसेना और बीजेपी आपस में कई बार ऐसा होता है, हमने संजय राउत को सुना था हाल ही में, जिन्होंने कहा था कि हमारा तो रिश्ता बीजेपी के साथ आमिर खान और किरण राव जैसा है, कोई भारत पाकिस्तान जैसा रिश्ता तो है नहीं, इस तरह की बात कही गई थी। लेकिन उसके बाद विधानसभा के भीतर जो कुछ भी हुआ, कई विधायकों को सस्पेंड किया गया, जिसके बाद एक बार फिर से तल्खी सामने आ गई। लेकिन अब नारायण राणे के जरिए और जितने भी महाराष्ट्र के चेहरे सामने आए हैं, उन सब के जरिए एक तरफ 2024 के लोकसभा को साधने की एक कोशिश और कवायद है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने आप को और मजबूत बनाना चाहती है, क्योंकि वहां पर विधानसभा के चुनाव होंगे तो यकीनन एक जो सत्ता के खिलाफ वोट रहती है उसको किस तरह से अपने पक्ष में पूरी तरह से इंटैक्ट किया जा सके। देखिए, वहां पर जो वोटिंग हुई थी यकीनन वो बीजेपी और शिवसेना के लिए वोटिंग हुई थी। बाद में शिवसेना भले ही अलग हो गई और बीजेपी के मन में इस बात का मलाल है, यही कारण है कि वो अपने इन चेहरों के जरिए अपने आप को और मजबूत महाराष्ट्र में करना चाहती है। अगर यूपी मजबूत रहा, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल ये राज्य मजबूत रहे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2024 को साधना आसान हो जाएगा। तो आज के इस कैबिनेट रिशफल के जरिए इसको भी समझा जा सकता है। बिल्कुल, तो आज के इस कैबिनेट रिशफल के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी बीजेपी, और उसके बीच आपको हम लगातार ये खबरें दिखा रहे हैं। देखिए किन किन लोगों की छुट्टी हो गई है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से किन किन परमिटेशन कॉम्बिनेशन को लेकर के यहां पर सरकार जो है आगे कैबिनेट रिशफल जो करने जा रही है, किन चेहरों को लाया जाएगा, किन की छुट्टी हो रही है। आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, क्या अब भी कुछ नाम है, बड़े ऐसे चौंकाने वाले नाम है जो सामने आ सकते हैं जिनकी छुट्टी हो रही है? देखिए मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन के बाद एक नाम और जोड़ देता हूं आपको, शायद बाबुल सुप्रियो ने भी इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर जो है। पर्यावरण राज्य मंत्री थे और उन्होंने बंगाल में चुनाव लड़ा था और 2014 से वो लगातार मंत्री थे और इस बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद वो 50,000 से ज्यादा वोट से जो है चुनाव हार गए और बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा लिया जा रहा है, यानी कि बंगाल से 2 मंत्री थे, देवेश्वरी चौधरी और बाबुल सुप्रियो, उन दोनों को हटाकर शांतनु ठाकुर को और निशित प्रमाणिक दोनों को शायद मंत्रिमंडल में लाया जा रहा है और इसीलिए 2 मंत्रियों को ड्रॉप करके एक नई पहल बंगाल में बीजेपी करने जा रही है। बाबुल सुप्रियो ने आगे बढ़कर ये कहा था कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और पार्टी ने उनको मौका दिया, लेकिन नतीजे सबके सामने आए और बाबुल सुप्रियो की बहुत बड़ी हार हुई थी। निशित प्रमाणिक सांसद रहते हुए चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्होंने चुनाव जीता और चुनाव पश्चात उन्होंने विधायक से रिजाइन किया, सांसद रहे
पार्टी की स्ट्रेटेजी थी और अब उनको केंद्र में मंत्रिमंडल की जगह मिल सकती है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है, बाबुल सुप्रियो और देवेश्वरी चौधरी दोनों का इस्तीफा हो चुका है।